यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को हम्म। इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे हम्म। इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली अ, नौजवान की तरह वो बातचीत करे। 40 क्लिप भेज दी हैं जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको दो तीन हम्म। इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी जी। पार्टी का जलसा किया और उस जलसे से खिताब किया। तो अब ये बंदा हम्म। साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी हम्म। मांगेगा हाथ जोड़ के। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करोगे कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। हम्म। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोजख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या हम्म। ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज अमीर से मुलाकात हुई। आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को तुड़का लगा देना है, हल्का हाँ। सा जरदारी साहब को कुछ कह देना है, और उसके बाद इमरान खान पे एक पे बाद एक मजाइल फेंकना है, और वो लॉन्च होकर अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई जी। है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। हुआ हम्म। ये है कि मैं आईएसआई के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। पता नहीं इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना बेला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। हबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। शमीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया। नहीं नहीं, ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है, इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है। ये छोटा सा नवाज शरीफ है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डो पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इमरान साहब, आप बहुत ज्यादा इन हैं सोशल मीडिया की खबरों पर, बहुत ज्यादा सारे आपके हवाले से गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि बर्तानिया में आपका टाइम कैसा गुजर रहा है? आप मेंटली आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहां मैं सौराब यहाँ 2 हफ्ते के लिए तो बीमार हो गया था, और बहुत बुरी तरह बीमार हो गया था। फिर इधर अकेले पड़े होना एक मुल्क में और बीमार रहना, ये बड़ा मुश्किल था। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं या यहाँ क्यों रहना चाहते हैं। इन्हें मेरे तो एक दिन भी अच्छा नहीं लगा। इवन जितने मुल्कों में भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान का मुकाबला तो कोई पे? मुल्क भी नहीं करता जैसा पाकिस्तान में आपको महसूस होता है। अपने घर में रह के वो सबसे अच्छा है। बहुत सारे मुल्क हैं जो आपको घूमने के लिए जाना चाहिए, वहां आपको फिरना चाहिए, हम्म। उन्हें आपको देखना चाहिए, आप इससे सीखते भी हैं। लेकिन घूमने के लिए ही जाना चाहिए। रहने के लिए पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ चीजें नॉर्मलाइज हों, मैं पाकिस्तान वापस जाऊं। इंशाल्लाह। अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? चूंकि यहाँ पर इंटरनेट के थोड़े से मसाइल हैं, तो आवाज आपको ठीक आ रही? जी, मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है जी। यहाँ पे जिस मुल्क में मैं अभी इस वक्त हूँ, यहाँ पे इंटरनेट ठीक चलता है। अब यहाँ पर ठीक नहीं चलता सर, ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। सर ये मैं बताएं कि तकरीबन 10 मुल्क इंजीनियर में फिर मोहम्मद अली के आया मिर्जा हूँ। मैं अभी आपको साहब। बता रहा था, मैं 10 के करीब मुल्क फिर कर आया हूँ। और इवन अफगानिस्तान के अंदर भी मेरी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती थी। यानी मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ लोगों की कंज्यूमर की एक मार्केट है, और इतना बिजनेस देता है इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को। हमारा इंटरनेट कैसे खराब हो सकता है? ये बदनीयती है। और ये जानबूझकर ये मिले हुए हैं सारे जो आपका इंटरनेट खराब करते हैं या हमारा इंटरनेट पाकिस्तान में खराब करते हैं। अदरवाइज जितनी बड़ी हमारी मार्केट है, हमारी मार्केट हो गई, इंडिया की मार्केट हो गई, बांग्लादेश की मार्केट हो गई, या चाइना की मार्केट हो गई, ऐसी जगहों के ऊपर तो इंटरनेट खराब हो ही नहीं सकता। हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है भाई। इसलिए तो सर हम बाहर मुल्क किसी भी मुल्क जाते हैं, अपना आप एलियन महसूस होता है। हम डरे हुए सहमे हुए होते हैं और बड़ी बुरी हालत होती है हमारी। सर ये बताएं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आप इसके साथ इनके साथ मसला क्या है आपका? कोई जाती खुन्नस है, कोई पैसे का मसला है, कोई बनने का मसला है, कोई जमीन का मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद इंजीनियर साहब और जो आपके हवाले से गुफ्तगू कर? देखिए, मैं इंजीनियर साहब को ऐसा कोई पर्सनली तो जानता नहीं था। मैं दीन की तरफ कुछ राग़िब हो रहा था। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, वो रब भी आपको हदायत देता है। ये बात है सन 2015-16 की। उस वक्त 16, 17, 15, इन इन तीन हाँ। चार सालों में मैं कुछ उलमा इकराम को सुनता था। जब मैं गाड़ी चलाता था तो मैं किसी ना किसी को सुनता था। मौलाना तारिक हम्म। जमील साहब को सुनता था, तारिक मसूद साहब को भी सुनता रहा हूँ मैं। ये इब्तिसाम इलाही जहीर साहब हैं, उनको सुनता रहा हूँ। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, इनको सुनता रहा हूँ। एक हमारे मुस्तफ़ाई साहब हैं, बड़े अच्छे आलम दीन हैं, उनको सुनता रहा हूँ। फिर हमारे कुछ जो अहले तशी
उलमा इकराम है, मैंने उनको भी सुना है। यानी मैंने कभी भी किसी को इसलिए नहीं ये समझा, जो भी इल्म वाला आदमी है मैं सुन लेता था, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, और जहां से भी मुझे अच्छी बात मिलती थी मैं वो ले लेता था। और हम्म। मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि कुरान पाक को मुझे खुद पढ़ना है और उसको तफसीर के साथ पढ़ना है। तो मैंने 2016-17 में कुरान पाक को भी तफसीर के साथ पढ़ना शुरू किया। तो ये उन लोगों में से एक है जिनका तारुफ मेरे साथ इनकी वीडियोस के जरिए से हुआ। ये जरा बोल्ड बोलते थे, खुलकर बोलते थे, लॉजिकल हम्म। बात करते थे, इनकी बातों में बाज़ औक़ात साइंटिफिक दलील होती थी। तो मुझे लगा कि ये बेहतर आदमी है। तो इसलिए एक दो जगह पे जब किसी ने मेरे से सवाल किया तो मैंने इनकी तारीफ कर दी। जब कोई आदमी आपको काबिल तारीफ लगे तो फिर आप लालच नहीं करते, आप हम्म। तारीफ कर देते हैं। और बस ये मेरा इनके साथ तारुफ था। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी, तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। फिर ये चाहते थे कि मैं इनको जाकर मिलूं, लेकिन मेरा दिल माना नहीं कभी जाने के लिए। बल्कि एक दो दफा जब तय भी हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया इनसे मुलाकात के लिए। बल्कि इन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि देखिए जी, आप तारिक जमील साहब को मिलने गए हैं, आप मुझे भी मिलने आइए। तो मैंने उन्हें कहा जी, तारिक जमील साहब का दुख और गम इतना बड़ा था, उनके जवां साल बेटे की जो है वो इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी को ना दे। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, बीमार होने के ऐसा ही। बावजूद मैं गया और जाकर मैंने उनके पास फातह ख्वानी की है। तो वो मेरे दिल को ऐसा लगा कि इस वक्त वो इतने बड़े आलम दीन है, मैंने उनसे सीखा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो इन्होंने जिद लगा ली कि नहीं नहीं, आपने आना है, हम्म। आपने मुझे मिलने आना है। मैं फिर भी नहीं गया इनको मिलने के लिए। एक दौर में ये भी मुझे कहते रहे कि मैं मिलने के लिए आना चाहता हूं, तो मैंने कहा जी जब मर्जी आ जाए आप। फिर इनका पैगाम आया, बल्कि फोन आया कि जनाब, मैं सिक्योरिटी मेरी का बंदोबस्त नहीं है और मैं अपने आप को गैर महफूज समझता हूं। तो मैंने इन्हें कहा जी, सिक्योरिटी मैं आपको भेज देता हूं जहां से आपको प्रॉब्लम है, और आपको एक आर्मड गाड़ी भी भेज देता हूं। मेरे पास उसका वो है, हम्म। आर्मड गाड़ी की मेरे पास अप्रूवल है, क्योंकि मुझे तालिबान से खतरा था। तो आईएसआई ने मुझे जारी की हुई थी एक दौर में कि ये आर्मड गाड़ी आप रखें क्योंकि आपकी जान को खतरा है। जैसे अहमद मीर साहब को की हुई है, हमारे 3 4 5 और सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, उनके पास भी है। तो वो 1 दर्जन के करीब सहाफ़ी हैं और कुछ और शख्सियात हैं जिनको ये गाड़ियां दी गई थी। गाड़ियां तो हमने अपनी खरीदी थी, लेकिन जिनको ये अप्रूवल दी गई थी। तो मैंने कहा जी मैं आपको वो भी भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये डर गए। इन्होंने कहा जी जी मैं जी। नहीं आ रहा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। उससे पहले बीच में एक तारुफ ये था कि ये इन्होंने मेरे बहुत इंसिस्ट किया एक दौर में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, तो मेरी आप इमरान खान साहब से मुलाकात अच्छा। करवा दें। तो उसमें जिस तरह ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मुझे कहते थे मिलने के लिए, मुझे हैरत होती थी कि ये अपनी वीडियोस में तो कुछ और दिखते हैं, लेकिन ये एक वजीर आजम को मरने मिलने के लिए इतने मरे जा रहे हैं या इतने दुबले होते जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने बल्कि कहीं पे रिकमेंड भी किया, नहीं नहीं, मैं जाती तौर पर तो नहीं मिला सकता ना एक बंदे को ले जाके। जी वजीर आजम था वो पाकिस्तान का, और वजीर आजम से मिलने के लिए एक सहाफी को भी आपको पता है हम्म। बहुत टाइम लेना पड़ता है। और मेरे इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात कोई उतने अच्छे तो थे नहीं। उस्मान बुजदार पे मैंने बहुत तनकीद किया, इनका रिंग रोड हम्म। का स्कैंडल मैंने पकड़ा, इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मामला मैंने पकड़े। बुजदार साहब पे मैंने 12 वीडियोस की हुई थी। तो ये को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे से खुश थोड़ी थे। हम्म। तो इमरान खान साहब को मैं कह देता और वो इनको मिल लेते, ऐसा तो होना नहीं था। तो मैंने इनको एक दो लोगों से, इनके लोगों का राब्ता करवा दिया था कि जी हम्म। इनके जरिए से आप मिल लें। लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल हम्म। बांधे हुए थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की। और ये बात है जब इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर ठीक है। सकता हूँ, बहुत ठीक है। चीजें बता सकता हूँ, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूँ, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूँ। और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए। तो इमरान खान साहब फिर इनको नहीं मिले। और इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी इनके कोई जाती मफादात थे, कोई जाती फायदे थे जिनके लिए कोई काम ये लेना चाह रहे थे। वो उन्होंने कहा, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन मुझे जो इन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये इमरान खान से ना मिले तो इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल मैं, मेरा इतना ही इसमें था इज रोल। इट ट्रू कि इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इंजीनियर साहब की मौजूद है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों के पास है जी। आज मुझे भी कुछ लोगों ने इनकी ऑडियो वीडियो भेजी है इंजीनियर साहब की, और मैं वो सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि हम्म। ये अपनी बातचीत में बिल्कुल भी मोहतात नहीं है। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को हम्म। इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे हम्म। इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली अ, नौजवान की तरह वो बातचीत करे। तो इतना तजर्बा और इतनी समझ बूझ वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो वो सुन के तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि अगर किसी ने उनको पब्लिक कर दिया तो ये मौलवी साहब का क्या बनेगा। ये तो लोगों को सफाइयां देते फिरेंगे।
और सफाइयां तो इन्होंने अभी मुझे देनी है। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं अगस्त 2023 में मैं लापता था। देखिए, मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। जी। वो मैंने इसलिए नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया है। तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दी हैं जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको दो तीन इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी जी। पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के। और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल उछल के पाप फड़ लिया, मैच कर लिया, आधी पंजाबी आधी उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई, या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की है, ऐसा ही साबित करे। आपको मैं यहां पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं, और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने ऐसा जलसों ही के अंदर ऐसा ही सियासी जमातों के तकरीरें की हैं। ये जानता है उनके नाम। इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीके लब्बैक के जलसे में था, कौन फजलुर रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था, और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का से फतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया हूं, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में निकालने। अब मामला यह है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। जी। इसको बोलो साबित करें। वो जिसे तकरीर की ये बात करता है ना, और भाई वो तकरीर जो है वो एक वकला का सेमिनार था। वकला का सेमिनार था, इस्लामाबाद के एक होटल में था। उसमें कुछ सहाफी मदऊ थे, कुछ वकला मदऊ थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्स सर्विसमैन थे। बल्कि उसके अंदर वो जनरल लोधी साहब ने भी उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। उसी के अंदर अयाज अमीर साहब ने भी तकरीर की थी, जिसके बाद उनके कपड़े फाड़ के उनको मारा सर गया। हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। तो हमने आप लगाए ना, आप ये देखें वो जो हमने तकरीर सर है रिपोर्ट किया हुआ उसे इस्लामाबाद उसी होटल से, हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। वो सेमिनार था ना। आप ये देखें ना, वो सेमिनार था। वो सेमिनार था। जी वो जी। किसी सियासी जमात का जलसा नहीं ऐसे ही। था। मुझे ये बंदा आप दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आप साबित करें। ये साबित करे, नहीं तो माफी मांगे। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में आईएसआई की कैद में था। जी। वो मुझे कभी उल्टा लमका के कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई के कहने पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहूं करता रहूं करता रहूं। ये तू तरह के बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया। तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को ही अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है। और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है। मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। हम्म। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। हम्म। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोजख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है वो, आपका काम तबलीग करना है। आप हमारे हम्म। फैसले ना करें। नंबर एक, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करे मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मेरे ऐसा से ही। माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकारीर की हैं। दूसरा, मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ठीक ये है। बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को हुब्बुल वतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैद हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैद हम्म। हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने। इसने ये कहा नहीं, वो जुमला आपने सुना होगा शायद, कि फैद हमीद के साथ कि बंदे मिलकर अगवा करवाए आपने। लापता करते थे। जी जी जी, कि बंदे इसने अगवा कहा ना, करवाए आपने। इसने कहा कि फैज हमीद के हाँ कहने के हाँ ऊपर ऐसा ही बंदे है। लापता करते थे। जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में हाँ। कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला हूं। साबित कर, कर साबित, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या दो जुमलों का तबादला भी किया है। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए हैं अपनी पूरी जिंदगी में। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजुआ ने सहाफियों को बुलाया था, कोई 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था। और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद हम्म। इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया था। बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार हुआ हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको ये बात किसने बताई।
आईएसआई ने जब मुझे अगवा किया ना सियालकोट जेल से, तो वो मुझे जो हम्म सबसे ज्यादा हम्म टॉर्चर करते थे ना, और जो सवाल सबसे ज्यादा वो मेरे से पूछते थे, यानी लाहौर में वो कर्नल फाइक, वो तो स्पेशली एक दिन ये पूछने आया मेरे से कि सही बताओ कि जनरल फैज को कितनी बार मिले हो। हम्म वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या हम्म ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई हो, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मेरी कभी ओ उसके साथ गुफ्तगू हुई, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे, इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक, लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। ऐसा ही। मैं चल कर गया, मैं चल कर गया। हम्म ये मौलवी तो माफी नहीं हम्म मांगता ना, ये तो अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके सामने ऐसा ही। हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि हम्म मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम, हम्म उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं, हम्म। हमारे दिल बड़े हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसा मुझे ही। मौके पे माफ कर दिया। हम्म तो ये मेरे, मुझे कैसे कह सकता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। फिर इसने एक और मेरे पे इल्जाम लगाया, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने असद टूर और मुतीउल्लाह जान और अबसार आलम, इन तीनों के साथ जब ज्यादती हुई तो मैंने खुशियां हम्म मनाई। मैं आपको क्लिप हम्म। भेजता हूं, वो ऐसा ही क्लिप है। आप चलाना चाहें चला दें, जी। आप सुनवाना चाहें सुनवा दें। चला देंगे। वो क्लिप आपको बता देगा हाँ। कि असद टूर साहब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, जो अबसार आलम के साथ हुआ उसके ऊपर मैंने हम्म कितनी आवाज उठाई, और जो मतीउल्लाह जान साहब का अगवा हुआ उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, बल्कि मैंने भुगता। जख्मी सहाफ़ी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हों। तो उस सहाफ़ी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफ़ी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। अबसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा, उनके पेट में गोली लगी है। अबसार आलम साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया, वो गाड़ी में थे उस वक्त, एक मोबाइल कैमरा से उनको शूट किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसे गोली लगी है और मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने ये करवाया है। इससे पहले भी वो जर्नैलों के नाम लेकर ख़ास तौर पे आईएसआई को टारगेट करते रहे हैं। अब उनके जो हमायती हैं अबसार आलम साहब के या नून लीग के लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको आईएसआई ने मारा है। जब तक तफ्तीश नहीं होती है बंदा पकड़ा नहीं जाता, और ये बंदा पकड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आईएसआई खुद स्टेक पे है, आईएसआई की अपनी इज्जत स्टेक पे है। अगर आईएसआई ये बंदा भी नहीं पकड़ सकती ना, तो फिर आईएसआई कोई और काम कर ले जाके, जिसने अबसार आलम को गोली मारी है। क्योंकि उस वक्त मेरे ताल्लुकात बुरे नहीं थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने ठीक मेरे पे है। अटैक कर दिया कि यार ये तो आपके हम्म दुश्मन है, ये तो आपके बारे में गलत बातें करते हैं, ये तो आपके ऊपर जो है वो झूठे एलिगेशन लगाते हैं, तो आप इनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा भाई जो गलत है वो गलत है, ये आप बंदों को गोलियां नहीं मार सकते, आप बंदों को उठा के अगवा नहीं कर सकते, आप घरों में घुस के अटैक नहीं कर सकते। तो मैंने इस मामले के ऊपर उस वक्त मजम्मत की थी। हम्म। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था, उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था। क्योंकि देखे ना, बाहर लोग मेरे लिए आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था। हम्म और मैंने फिर भी इसको माफ किया, मैंने कहा छोड़ो यार, दफा कर। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारे लोग इससे कोई अच्छी बात भी सीखते होंगे, तो जब लोग अच्छी बात जहां से सीखते हैं हम्म। उसको थोड़ा सा समझाना चाहिए। मैंने समझाने के जुमरे में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया। वो जी मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है। और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें। या तो आप ये कहें ना कि हम्म। 7 महीने पहले वो फितना ऐसा थी, ही है। यू अब राइट। वो फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि हाँ। इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शक सिर्फ आईएसआई को था। और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज हमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में, उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में।
अगर मैं मिला हूं उससे तो फांसी की सजा दो मुझे। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था। या ये बात आईएसआई ने की है, जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। जी। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? यानी वो जो मैं इसकी एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें किस तरह के अल्फाज इन्होंने लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं, खुदा हाँ। ना करता कोई बंदा वो ऑडियो लीक कर दे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो सफाइयां देते फिरेंगे, और जो इन्होंने लोगों पे इल्जामात लगाए हैं ये उन्हें साबित कैसे करेंगे? नहीं, ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोज भी हैं? नहीं नहीं, इनकी इमरान साहब, ऑडियोज ये हैं। सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोज भी हैं? मेरे पास तो भाई ऑडियोज हैं, मुझे वीडियोज का नहीं पता। वीडियोज तो हो अच्छा। सकता है किसी के पास वीडियोज भी हों, लेकिन मुझे तो अब जो किसी ने एक दो लोगों ने भेजी हैं, ऑडियोज भेजी हैं कि जनाब ये बातें इन्होंने की हैं, वो मैं सुन के हैरान हो गया हूँ। मैंने बल्कि जिस बंदे ने मुझे भेजी है, मैंने कहा भाई ये पब्लिक ना कर देना, मौलवी साहब को मुसीबत पै जाएगी। दूसरी बात ये है, एक बात ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीखा। मैंने ये लफ्ज पहली मर्तबा डीजीआईएसपीआर हम्म। और आर्मी चीफ से सीखा। मैंने उनसे सुना कि डिजिटल ऐसा ही। दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी होती हम्म। है। इस बंदे ने कहां से सीखा ये हमें बताए। एक दिन ये बंदा कहता है कि ये ऑर्गेनिक है, एक दिन ये बंदा कहता है कि ये सारा का सारा पब्लिक का हम्म। रिएक्शन है, जो इतने लंबे अरसे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म और सितम किए हैं उनकी वजह से ये लोगों का रिएक्शन आ गया है। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये सारे फितने, दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, और ये दहशतगर्द ने पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मुझे इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। जब इस तरह की हरकत इसने की ना, तो मुझे लगा जैसे लाल टोपी वाला है ना, प्लाटों में दौड़े लगाता है, इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ है कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के पुड़कता हाँ। रहता है, उछलता रहता है ऐसे ऐसे करके ना। और यार नीचे गाओ तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है, बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। और ये कहते हैं कि एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पे कि जनाब नवाज शरीफ और इमरान रियाज, यानी नवाज शरीफ भी भाग गया था मुश्किल पड़ी, तो इमरान रियाज भी भाग गया तो मुश्किल पड़ी। और भाई वो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। मैं भगोड़ा जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए सर, भगोड़ा। हम्म। इसने भगोड़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, मैं ये कहता हूं कि इस ऐसा बंदे ही। को उल्टा लमका के आईएसआई वाले एक दिन रख लें, 2 दिन रख लें, थोड़ी सी फैंटी लगा दें, तो मैं इससे पूछूंगा कि भगोड़ा होता क्या है। मैं 1 मिनट के लिए अपने मौके से पीछे नहीं हटा जिस दिन से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है। मैं पूरी ताकत के साथ अपने मौके पे खड़ा हूं। लेकिन ये हम्म। खड़ा किसके साथ है? ये उनके साथ खड़ा है जो आज मजाक उड़ाते हैं औरतों का, जो आज मजाक उड़ाते हैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का। ये उनके साथ खड़ा होता है जाके, जो आज लाशों का मजाक हम्म। उड़ाते हैं, ये उनके साथ जाकर खड़ा होता है। ये नवाज शरीफ का गुप्त, वो क्या नाम है, वो है वर्कर है। भाई आप इसको गौर से सुने तो जब नवाज शरीफ की बात करता है तो टोन डाउन हो जाती है, जब इमरान खान की बात करता है तो उछलना शुरू कर देता है, पुड़कना शुरू हम्म। कर देता है अपनी जगह से। आप इसका फर्क नोट करें ना। जब ये बात करता है बंदा नवाज शरीफ की, तो इसकी जी। टोन कोई और होती है। नवाज शरीफ साहब आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को तुड़का लगा देना है, हल्का हाँ। सा जरदारी साहब को कुछ कह देना है, और उसके बाद इमरान खान पे बाद एक मजाइल फेंकना है। ये है तरीका वारदात। और जब कोई कल को तनकीद करे हम्म। तो उस पर यह कहना है कि जनाब देखें जी मैं तो सबके खिलाफ बात कर रहा था। वो यार इस तरह के बारीक वारदात ये हमने बड़े देखे हैं और साफ करके फेंक भी दिए हैं। ये हम्म। एक चार दीवारी के अंदर बैठ के इसको लगेगा कि ये वहां बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाएगा। हम्म। ये इसका वही हाल है जो इससे पहले बहुत सारे लॉन्च हुए हैं बंदे, और वो लॉन्च होके अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई जी। है कि इमरान रियाज पे अटैक कर दो। हुआ हम्म। ये है कि मैं आईएसआई के हाथ से क्यों निकलकर पाकिस्तान से बाहर आ गया, इसके लिए इंक्वायरी भी चल रही है पाकिस्तान में। हम्म। वहां पे एक इंक्वायरी भी चल रही है कि पता करो ये पाकिस्तान से बाहर कैसे अच्छा। चला गया, किसकी गफलत है, क्या मामला है। और भाई इंक्वायरी करवानी है तो करवाओ इमरान कि ये साहब, ये पुणे वाला इंसिडेंट क्यों हो गया, इंक्वायरी इसके ऊपर करवाओ। इमरान रियाज कैसे निकल गया, क्या अभी ये भी आप ये यही सबसे इंपॉर्टेंट है? इंक्वायरी इस बात पे होगी कि इमरान रियाज क्यों निकल गया, या इमरान रियाज ने क्यों ये बात की। वो इंक्वायरी इस बात पे करवाओ कि किसकी जिम्मेदारी है कि बन्नू के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो गया। इंक्वायरी करवाओ कि बलूचिस्तान की शाहराहों के ऊपर गाड़ियां रोक रोक के बंदे निकाल निकाल कर गोलियां क्यों मारी जा रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां जहां इंटेलिजेंस का फेलियर हो रहा है उसके ऊपर इंक्वायरी करवाओ। इंक्वायरी करवानी है कि जनाब इमरान रियाज कैसे निकल गया। और जिस दिन से मैं इनके हाथ से निकला हूं उसके बाद से कभी एक बंदा लॉन्च करते हैं, कभी दूसरा लॉन्च करते हैं, कभी तीसरा लॉन्च करते हैं, अब ये एक और लॉन्च कर दिया पकड़ के मौलवी। और मैं इसकी इज्जत बचा रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं कि भाई अपनी नहीं, इज्जत इंजीनियर बचाओ। साहब, हाँ इमरान मैं साहब, इमरान साहब, भाई मेहरबानी।
सर ये बताएं, ये बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं आपके साथ लाइव आने के लिए, बराह रास्त आने के लिए। वाह, ये क्यों आपको लाइव लाना चाह रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर? ये क्यों लाइव आना चाह रहे हैं आपके साथ? पता नहीं इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना विला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। जो उलमाए इकराम इनके साथ कभी भी पहुंचे हैं वहां पे, चले मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं ना लाइव आना है, हाँ। नंबर एक ये साबित करे कि मैंने सियासी जलसे में हम्म। तकरीर की है। नंबर दो ये साबित करे कि मैं जी। और फैज हमीद दोनों इकट्ठे थे और हम पाकिस्तान में बंदे अगवा करवा रहे थे। दूसरी बात इसने ये की है ना मेरे ऊपर, ये मेरे पे इसने एलिगेशन लगाया है ना। जी। तीसरा ये साबित करे कि मैंने इन तीन हम्म। सहाफियों का जिनका इसने नाम लेकर कहा कि मैंने इनका मजाक उड़ाया है जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया। हालांकि मैं आपको क्लिप दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जनाब मैं तो इनके लिए आवाज उठा रहा था। हालांकि जो अफसार आलम है उसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये अफसार आलम को आज ये सहाफी कहता है वो इतना बड़ा हम्म। फ्रॉड है, उसने हमें इतने नोटिस भेजे, पैमरा के इतने नोटिस भेजे उस बंदे ने। और ऐसा फ्रॉड आदमी है काशिफ अब्बासी को, यानी एथिक्स चेक करें आप कि अपना वीलॉग चल रहा है और उसमें काशिफ अब्बासी को फोन लगा दिया और फोन लगा के वी आर स्टैंडिंग विद यू काशिफ, मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हम्म। हूं। और उसके बाद जनाब उंगलियों से मट्टी झाड़ के निकल गया। जाओ ना जाके बात करो अपने आका से, नवाज शरीफ से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। जाके बात करो अपने आका से, आर्मी चीफ से या DGI से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। अपने प्रोग्राम तो इनके बड़े तुरम तराम से चल रहे हैं, अपने प्रोग्रामों के अंदर तो ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। हबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। समीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, पारस का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, और या मकबूल जान का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, हारून रशीद साहब को भी अपना दुश्मन बना लिया। कोई बंदा तो छोड़ दो भाई। अहमद फराद के साथ क्या किया इन्होंने, अकबर बाजुआ के साथ इन्होंने क्या किया, और जो बाकी हमारे साहब ये सबके साथ इन्होंने क्या किया। अब तो तकरीबन हमारे 30 के करीब बंदे हो गए हैं। साबिर शाकिर, बुईद पीरजादा, ये वजाद खान, ये हमारे 30 के करीब साफी हो गए जिनको साथ इन्होंने जुल्म किया है। और वो अननोन लोग नहीं है, सारे नोन लोग हैं। मुझे बताएं ना सिद्दीक जान का प्रोग्राम क्यों नहीं चलता टीवी चैनल पे, मुझे बताएं ना क्यों नहीं चलता। सिद्दीक जान को ऐसा क्यों ही नहीं है। टीवी चैनल पे समी प्रोग्राम इब्राहिम करने देते, साहब। समी इब्राहिम साहब को क्यों नहीं प्रोग्राम करने देते। हाँ। क्या उन्होंने क्या कसूर किया है, क्या गुनाह है उनका, सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो मामला ये है कि इनके ऊपर ये कभी बात नहीं करेगा। मैंने आपको कहा है कि ये गुप्त वर्कर है नवाज शरीफ का, गुप्त वर्कर है। ये हमेशा क्या करता है कि नवाज शरीफ के मामले में हल्का सा थोड़ा रखता है और एकदम इमरान खान के ऊपर अटैक कर देता है और बाद में कहता है कि मैं तो बैलेंस कर रहा था। ये इस तरह के बारीक वारदाती और फ्रॉडी हमने बड़े देखे हैं। ये अगर एक मजहबी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं इमरान करेगा साहब, अपनी हमने गंदी सियासत के हमने लिए तो इसको लोगों के रद्द-ए-अमल का सामना हमने करना इस पड़ेगा। और मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि ये मेरी जात पे बार बार अटैक करता है। हमने हाँ ऐसा ही है। नहीं, हमने इससे पहले गुप्त रोग सुना था, लेकिन गुप्त वर्कर ये नई टर्म आपने आज दी है। गुप्त रोग हमने सुना था। नहीं नहीं, ये गुप्त वर्कर है, ये मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है। ये छोटा सा नवाज शरीफ है। ये मैं आपको आज लिख के देता हूं, ये छोटा सा नवाज शरीफ है। इसका बहुत थोड़ा हौसला है। सुबह से इसने आपको फोन किया, इसने जनाब राय साकिब साहब को फोन किया, इसने जनाब वो सभी काजमी को फोन किया, इसने जनाब जुनेद एक बच्चा उसको फोन किया, इसने वो नादिर बलोच है उसको फोन किया। वो भाई इसने लोगों के दिमाग की दही कर दी है। मैं तो हिसाब लगा रहा था ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है। भाई तुम आलम दीन हो एक दिन में। और हर बंदे ने मुझे बताया जी मेरे से 1 घंटा बात की, मेरे से 1.5 घंटा बात की, को कहता मेरे से 2 घंटे बात की। भाई दिमाग की लोगों की इसने हालत बुरी करके रख दी है। इतना बुज़दिल आदमी और इतना कमजोर आदमी है। और ये अपने आप को चैंपियन बना के बैठा हुआ सिर्फ इस चक्कर में कि आज तक इसने किसी का चैलेंज कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं आपके दरवाजे पे आते हैं, लोग आपको फितना कहते हैं। आपको कैसा लगता है इंजीनियर साहब जब लोग आपको कहते हैं कि आप फितना है, तो आपको कैसा लगता है? जब लोग आपको ताने देते हैं तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के साथ करते हैं। और जहां तक ये एक और बात करते हैं वो पीका ऑर्डिनेंस की, तो देखें मैं ये बात हमेशा से कहता हूं कि आप कानून जितना मर्जी सख्त बनाएं लेकिन इंप्लीमेंट सबके ऊपर करें। कानून जितना मर्जी सख्त बनाएं लेकिन इंप्लीमेंट सबके ऊपर करें। ये मैं हमेशा से कहता रहा, मैं आज भी कहता हूं। मुझे बताया ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने 3-4 झूठ मैंने भी आपके सामने पकड़े हैं इसके। अब ये माफी तो मांगेगा नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि ऐसा इमरान ही रियाज ऐसा ही। पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे किसी भी कानून के तहत पर्चा करवा सकता है? आप मुझे बताएं मैं करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते। जब नहीं मैं करवा पर्चा नहीं सकते। करवा सकता तो इसका नहीं मतलब है करवा रूल ऑफ सकते। लॉ नहीं है ना यार। मैं बात करता हूं रूल ऑफ लॉ की। मैं ये बात हम्म। करता हूं जितने मर्जी सख्त कवानीन बनाए। यहाँ जिस मुल्क में मैं बैठा हूं ये बहुत सख्त मुल्क है, यहाँ पे बड़े सख्त कवानीन है, लेकिन भाई कानून सबके लिए है, रूल ऑफ हम्म। लॉ है।
तो जब रूल ऑफ लॉ है तो फिर आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है। आपको पता है कि कानून का मेरे पास एक रेमेडी है, मैं अदालत जा सकता हूं। और भाई ये तो अब जिस तरह का पीका आ रहा है, ये तो पीका है ही नहीं। ये तो करने ये जा रहे हैं कि जनाब अपने 4 बंदे बिठा दिए, वो बैठ के फैसला करेंगे कि ये बंदा गुनाहगार है, चुप के अंदर कर दो। अब कई महीनों तक पूछने वाला ही कोई नहीं है। बाद में अपील के लिए जिस ट्रिब्यूनल में जाना है वहां पे भी अपना रिटायर्ड जज और 2-4 बंदे अपने बिठाए हुए हैं, वहां पे जाओ, कई महीने के बाद आपकी बारी आएगी, वो उठा के फिर 1 साल के लिए आपको अंदर कर दिया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसके पास पैसे होंगे, वसाइल होंगे, वो जाएगा, वकील करेगा और जाके इंसान। भाई ये कौन सा कानून है? ये तो पीका है ही नहीं, ये तो कानून ही नहीं है, तो लाकानूनियत है। इसका मवाजना ये देखे ना, ये एक वारदाती है, वारदात डालता क्या है। और देखें जी, धांधली तो 2018 में भी हुई थी, और फिटे मुंह ताटी शक्ल दे होते। 2018 को 2024 से तुम कंपेयर कर सकते हो? बेशर्म आदमी। मुझे एक बंदा बताओ 2018 के अंदर जो अगवा हुआ हो। मुझे एक बंदा बताओ 2018 के अंदर जिसके कागजात नामजदगी छीन लिए गए हो। मुझे एक पार्टी बताओ 2018 के अंदर जिससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया हो। यार एक घर के अंदर 5 वोटर है ना, तो 5 का वोट अलग अलग हलकों में बना दिया है इन्होंने। 50-50, 60-60 किलोमीटर लोग सफर करते रहे वोट डालने के लिए। इन्होंने वो किया, वो फस्तायत, मुझे बताओ 2018 के इलेक्शन में आप नवाज नून लीग का बैनर लगा सकते थे? लगा सकते थे। नून लीग का झंडा उठा सकते थे? उठा सकते थे। नून बिल्कुल लीग का लगा झंडा सकते थे, कर सकते थे? कर सकते थे। बिल्कुल उठा सकते थे। नून लीग के लोग अपनी कंपेन कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। तो क्या 2024 के साथ आप उसका मुवाजना करेंगे? और भाई जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते नहीं, वो जहांगीर तरीन का जहाज चला, भाई उस जहाज के अंदर जिन बंदों को बैठा कर लाए, और वो सारे इलेक्शन जीते हुए थे ना। इलेक्शन तो जीते हुए थे वो। अब जो इलेक्शन जीते हुए हैं, वो ऐसा ही। जहाज में अगर बैठ के चले जाए नून लीग में तो तुम खुश हो, और अगर वो जहाज में बैठ के आ जाए पीटीआई के पास तो तुम ना खुश हो। ये क्या बात हुई भाई? उसको तुम धांधली कह रहे हो, और यहां पे 17 सीटों वाले को उठा के पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया है। सबको जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए हैं। वो जेल में बैठी हुई कैंसर की पेशेंट ने 3 दफा के वजीर आजम को जो है ना, वो नाक रगड़ी है जमीन पे, उसने नाकों चने चबवाए हैं उसने। 3 दफा के वजीर आजम का उसने बेड़ा गर्क कर दिया जेल से बैठ के, कैंसर की पेशेंट खातून ने। और तुम कहते हो धांधली नहीं हुई? यानी तुम मुवाजना करते हो 2024 का 2018 के साथ। इससे बड़ी तो मुनाफकत ही कोई नहीं है। मुझे बताओ ना, कितने सहाफी थे जिनको 142 दिन तक अगवा किया गया? और यार 142 दिन छोड़ो, 142 घंटे वाला बताओ मुझे। मुझे बताओ ना, 142 घंटे वाला कौन सा कोई सहाफी, नहीं। कौन सा एक्टर है जिसको उठा के 142 घंटे गायब किया गया हो? मैं 142 दिन गायब रह के आया हूं। ये मेरे मालिक का करम है ना, उसने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। वरना हमें तो ऐसा लगता था जब मैं वापस आया था कि You're सब right, Imran.